नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में उत्तर प्रदेश की सीरीज का हम लोग अगला टॉपिक चर्चा करने वाले हैं, जो है हमारी जनजाति का। ठीक, जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने पूरी जनगणना का टॉपिक क्लियर कर रखा है, जिसमें हम लोग साक्षरता, लिंगानुपात, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब जितने भी टॉपिक हो सकते थे वो सारे टॉपिक हमने क्लियर कर रखा है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग जनजाति की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जनजाति से एक न एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उन सभी जनजातियों को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के तौर पर मनाती है ये भी हम आपको बताने वाले हैं, किस जनजाति में समझौते के तौर पर विवाह होता है ये भी बताने वाले हैं, और किस जनजाति में आपका फेरबदल के हिसाब से मतलब प्रतिलोम और अनुलोम के हिसाब से विवाह किया जाता है। ये सारी चीजें आज के वीडियो पार्ट में हम आपको क्लियर करने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा और वॉच करते रहिए। मेन टॉपिक हम सिर्फ क्लियर करेंगे यहाँ पे, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक, तो हम लोग आज के बाद चर्चा करने वाले हैं जनजाति की। किसकी? जनजाति की चर्चा करने वाले हैं हम लोग आज, जनजाति की चर्चा करने वाले। ठीक, अब इस जनजाति में क्या क्या क्वेश्चन बनता है, किस किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ये समझ लेते हैं। पहले बात, सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि जो उत्तर प्रदेश है, तो आप उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। तो उस उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या का कितना जनसंख्या आपकी जनजाति निवास करती है, अर्थात उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या में जनजाति निवास करती है। अर्थात जनजाति की जनसंख्या की बात कर दें कि जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, तो हम लोग जनजातियों की जनसंख्या की बात करें। जनजातियों की जनसंख्या है 11,34,273। 11,34,273 है किसकी जनसंख्या? जनजातियों की जनसंख्या। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि मतलब उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या का कितना प्रतिशत आपकी जनजाति निवास करती है। तो प्रतिशत में बात कर दे तो यही प्रतिशत में आपका हो जाएगा 0.57%, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हैं 0.6%। इसको हम लोग या तो 0.57 बोलिए या फिर 0.6% बोलिए आप जनजाति की जनसंख्या को। ठीक, क्वेश्चन अब इसमें यह पूछता है कि सर्वाधिक जनजाति कहाँ निवास करती है, अर्थात सबसे ज्यादा जनजाति किस जिले में निवास करती है। तो सर्वाधिक जनजाति वाला जिला की हम लोग बात कर दें, क्या बात करेंगे? सर्वाधिक जनजाति वाला जिला, सर्वाधिक जनजाति वाला जिला, सर्वाधिक जनजाति वाला अगर जिला की बात कर दें तो सर्वाधिक जनजाति वाला जिला है आपका सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र है, जिसमें सबसे ज्यादा आपकी जनजाति पाई जाती है सोनभद्र में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे कम जनजाति कहाँ पाई जाती है, अर्थात न्यूनतम जनजाति वाला जिला। क्या क्वेश्चन पूछता है? न्यूनतम जनजाति वाला जिला। न्यूनतम जनजाति वाले जिले की अगर बात कर दें तो न्यूनतम जनजाति वाले जिले हैं आपके, न्यूनतम जनजाति वाले जिला की अगर बात कर दें तो न्यूनतम जनजाति वाला जिला है आपका बागपत। कौन सा है? बागपत। बागपत में सबसे कम जनजाति पाई जाती है। ठीक, तो सर्वाधिक जनजाति सोनभद्र में, सबसे कम जनजाति बागपत में। ठीक, क्वेश्चन एक तरीके से और भी पूछ देता है, क्वेश्चन पूछता है कि शून्य जनजाति कहाँ पाई जाती है, मतलब कौन सा ऐसा जिला है जिसमें एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। अब देखिए, न्यूनतम का मतलब कुछ तो कुछ है, न्यूनतम का मतलब क्या होता है? कुछ तो कुछ है। शून्य का मतलब एकदम कुछ भी नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ दे कि शून्य जनजाति वाला जिला, तो हम लोग बात करेंगे शून्य जनजाति वाले, शून्य जनजाति वाला जिला। क्या हम लोग बात करेंगे? शून्य जनजाति वाला जिला। तो शून्य जनजाति वाला जिला है आपका जालौन और अयोध्या। कौन सा है? जालौन। कौन सा है आपका? जालौन और अयोध्या है आपका क्या है? शून्य जनजाति वाला जिला जालौन और अयोध्या। ठीक, क्वेश्चन इसमें एक ये भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी जनजातियां पाई जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, अर्थात जनजातियां मतलब जनजातियों के प्रकार, जनजाति के प्रकार की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 12 या फिर 15 जनजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 12 या फिर
15। अब देखिए 15 जो है, अगर सरकारी डाटा आप लोग मिलाएंगे तो सरकारी डाटा में आप लोगों को 15 मिलेगा। वैसे नॉर्मल आप लोग देखेंगे तो 12 जनजातियों की चर्चा की जाती है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे मतलब 12 से 15 हो जाता है। तो मान लीजिए कोई जनजाति ऐसी है जिसको हम लोग किसी जिले में किसी और के अंदर रखते हैं और किसी अदर जिले में किसी और कास्ट के अंदर रख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आपकी गोंड जनजाति, कौन सी है आपकी? गोंड जनजाति। अब इसी गोंड जनजाति को हम लोग झांसी में जाएंगे, कहाँ पे? गोंड जनजाति को झांसी में जाएंगे तो झांसी में हम लोग इसको एससी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। और इसी गोंड जनजाति को हम लोग अगर ललितपुर में जाते हैं तो इसी गोंड जनजाति को ललितपुर में हम लोग एसटी के अंतर्गत रखते हैं। किसको? एसटी के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऐसे करके कुछ जनजातियां थोड़ा सा इधर डिफरेंट देखने को मिल जाता है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान रखिएगा 12 या फिर 15 में से। अब आपको देखना ये है कि अगर मान लीजिए आपके पेपर में दोनों ऑप्शन आ रहा है तो आप लोग सरकारी डेटा वाले को अर्थात 15 वाले को क्लिक करेंगे। अगर ये 15 वाला नहीं आता है तो आप सिर्फ किसको क्लिक करेंगे? तो सिर्फ आप 12 वाले को क्लिक करेंगे। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये हो गया जनजाति से नॉर्मल क्वेश्चन। क्या क्या? सबसे पहले जनजातियों की संख्या कितनी है? तो जनजातियों की संख्या हमने बताया 11,34,273 है, जो पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 0.57% या फिर 0.6% आप लोग बोल सकते हैं, ठीक। सर्वाधिक जनजाति वाला जिला हमने बताया सोनभद्र, सबसे कम जनजाति वाला जिला बागपत और शून्य जनजाति वाला जिला हमने बताया जालौन और अयोध्या, ठीक। जनजातियों की संख्या कितनी है? 12। अब इसी 12 में से कुछ ऐसी जनजातियां खास हैं जिसको पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है, जिसमें कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। वैसे तो 12 की 12 जनजातियों में सब में कुछ उतना ज़्यादा भिन्नता होगा नहीं, तो वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसी भी जनजाति होंगे जो कुछ ना कुछ उसमें खास बात होगी जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है इसमें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अर्थात जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ी जनजाति, अर्थात सबसे बड़ी जनजाति की बात करते हैं हम लोग। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है आपकी? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति तो वो आपकी हो जाती है थारू जनजाति। कौन सी? थारू जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, ठीक। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति की बात करते हैं तो वो है आपकी बनरावत। अर्थात जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति पूछ दे तो सबसे छोटी जनजाति है आपकी बनरावत। कौन सी है? तो वो है आपकी बनरावत जनजाति सबसे छोटी जनजाति है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कौन सी जनजाति में क्या क्या विशेषताएं हैं और कौन सी जनजाति इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। इसको हम लोग क्लियर करते हैं उससे पहले एक बार आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं। जनसंख्या कितनी जनजातियों की? 11,34,273, 0.57% या फिर 0.6%, ठीक। सर्वाधिक जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। सबसे कम जनजाति बागपत में। सर्वाधिक शून्य जनजाति पूरे जालौन और अयोध्या में एक भी जनजाति निवास नहीं करती है। जनजाति को प्रकार 12 प्रकार के या फिर 15 प्रकार के, जो भी आपके एग्जाम में दिया हो, मतलब सरकारी डाटे से 15 वैसे 12। सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के मामले में थारू, सबसे छोटी जनजाति बनरावत, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे इन 12 में से कुछ मेन जनजाति की, ठीक। चलिए हम लोग इसको क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसमें सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के मामले में जो था आपका थारू, उस थारू जनजाति की चर्चा करेंगे। थारू जनजाति में क्या विशेषता है, किस जनजाति की हम लोग चर्चा करेंगे? तो हम लोग थारू जनजाति की चर्चा करेंगे कि थारू जनजाति की चर्चा मतलब थारू जनजाति की क्या विशेषता है। तो जैसा कि आप लोग नाम से क्लियर हो रहा है थारू, अर्थात इनको हम लोग देखें तो थारू के नाम से ये क्लियर हो रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं थार के मरुस्थल से आए हुए हैं। कहाँ से ये लोग आए हैं? तो ये लोग थार के मरुस्थल से आए हैं। अब मान लीजिए थार के मरुस्थल से अगर आए होंगे तो कहीं ना कहीं तो बसे होंगे, तो इनका निवास स्थान की हम लोग बात करते हैं। अर्थात थार के मरुस्थल से तो आ गए, लेकिन बसे कहाँ पे? इनका निवास स्थान की बात कर दें तो इनका अगर निवास हम लोग देखें तो जैसे कि आप लोग उत्तर प्रदेश का नक्शा अगर आप लोग देखे होंगे तो उत्तर प्रदेश का जो नक्शा हम लोग उस दिन डिजाइन कर रखा था इस तरीके से, आपको फिर से थोड़ा सा हम लोग बनाने के प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो नक्शा हमने इस दिन
उस दिन डिज़ाइन कर रखा था, तो हमने आपको ऊपर ये वाला जो एरिया बताया था, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं तराई क्षेत्र। इसको हम लोग अभी और भी डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग आपको यहाँ बताए थे कि सबसे पहले आपका होता है यहाँ पे लखीमपुर खीरी, लखीमपुर के बाद आपका यहाँ पे आ जाता है बहराइच, बहराइच के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद बलरामपुर, बलरामपुर के बाद आपका आ जाता है अगला बलरामपुर के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपका आता है सिद्धार्थनगर। ठीक, तो ये सारे जो जिले हैं आपके, ये सारे ऊपर वाले जिले आपके किस में आ जाते हैं, मतलब तराई क्षेत्र में आते हैं। तो इन्हीं तराई क्षेत्र में ही आपकी थारू जनजाति निवास करती है। ठीक, कौन कौन से जिले में, तो आपके हमने बताया कि सबसे पहले आपका लखीमपुर खीरी, कौन सा, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के बाद आपका आ जाएगा, चलिए हम इसको मिटाते हैं, लखीमपुर खीरी के बाद आपका अगला आ जाएगा, आप लोग नक्शा में एक बार जरूर देख लीजिएगा, नक्शा अगर आप लोग देखेंगे मैप को यूपी के, तो उसमें से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक, लखीमपुर खीरी के बाद आपका आ जाएगा बहराइच, लखीमपुर खीरी के बाद बहराइच, बहराइच के बाद आपका आ जाएगा श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद आप लोग बलरामपुर लिख सकते हैं, बलरामपुर, और बलरामपुर के बाद आप लोग क्या लिख सकते हैं, सिद्धार्थनगर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिद्धार्थ नगर आप लोग लिख सकते हैं। ये टोटल एरिया क्या है, ये सभी एरिया तराई क्षेत्र है। ठीक, अब आप लोग एक चीज़ यहाँ से ये भी क्लियर कर सकते हैं कि ये जो तराई क्षेत्र है, तो तराई क्षेत्र में तो हमेशा पानी लगी होती है, दलदली भूमि रहती है, तो वहाँ पे मतलब पानी लगे होने के कारण गेहूँ की संभावना तो बहुत कम हो जाती है। ठीक, जब गेहूँ नहीं होता होगा तो ये लोग क्या खाते होंगे, सोचिए आप लोग, जब गेहूँ नहीं होगा, पानी होगा तो चावल होगा, तो इन लोगों का भोजन कहीं ना कहीं चावल होगा। जी हाँ बिल्कुल, इन लोगों का मुख्य भोजन क्या है, अगर बात कर दें मुख्य भोजन की, तो ये जो थारू जनजाति है, इस थारू जनजाति का मुख्य भोजन है चावल। क्या है, चावल है मुख्य भोजन, क्योंकि ये लोग किस एरिया में आ जाते हैं, तो ये लोग आपके तराई एरिया में आ जाते हैं, इसलिए इन लोगों का मुख्य भोजन क्या है, चावल। क्या है मुख्य भोजन, चावल। ठीक, अब बात ये करते हैं कि अगर ये लोग यहाँ पे लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती जिलों में आके बसे हैं, तो ये लोग किसके वंशज होंगे, जैसे सब लोग किसी न किसी के वंशज होते हैं, तो ये लोग भी तो किसी के वंशज होंगे, तो ये किसके वंशज हैं, तो ये वंशज हैं आपके, इनकी वंशज की बात कर दें, किरात वंशज के हैं। किस वंशज के हैं, किरात वंशज के हैं। अर्थात जो थारू जनजाति है, वो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि थारू जनजाति किस वंशज से विकसित हुए हैं, तो थारू जनजाति किरात वंशज से विकसित हुआ है। ठीक, अब मान लीजिए किरात वंशज से विकसित हुआ, तो किरात वंशज की क्या खासियत होगी, मतलब इस जो किरात वंशज की या फिर थारू जनजाति की जो पारिवारिक व्यवस्था होगी वो किस प्रकार की होगी। तो पारिवारिक व्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी, थारू जनजाति की पारिवारिक व्यवस्था की हम लोग बात कर दें, तो पारिवारिक व्यवस्था में इन लोग जो पारिवारिक है, वो पारिवारिक क्या होता है, एकजुट होकर रहना पसंद करता है। अर्थात एकजुट का मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, एकजुट का मतलब हम लोग कर सकते हैं कि संयुक्त, एकजुट का मतलब हम क्या कर सकते हैं कि संयुक्त तौर पर रहना पसंद करता है। अर्थात संयुक्त परिवार इन लोग पसंद करते हैं। कौन सा, संयुक्त परिवार। ठीक, संयुक्त परिवार में ये लोग रहना पसंद करते हैं और संयुक्त परिवार में भी रहते हैं। एक खासियत हम लोग परिवार में ये भी लिख सकते हैं कि ये जो परिवार व्यवस्था होती है इनकी, थारू की जो परिवार व्यवस्था होती है, वो परिवार व्यवस्था मातृसत्तात्मक होती है। मातृसत्तात्मक मतलब ये होता है कि माता की वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा होती है, बच्चे का नाम वगैरह जो होता है वो माता के वैल्यू के नाम से रिलेट करके रखा जाता है, या फिर माता को वहाँ पर ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो जो परिवार व्यवस्था होती है इन लोगों की, परिवार व्यवस्था, वो कैसा होता है, मातृसत्तात्मक होता है, मातृसत्तात्मक होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो परिवार व्यवस्था होती है कैसी होती है, मातृसत्तात्मक होती है। ठीक, उसके बाद हम लोग इसको क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मान लीजिए परिवार व्यवस्था मातृसत्तात्मक है, इसमें क्या है, किरात के वंशज हैं, मान लीजिए हम लोग इनको देख भी लेते हैं, तो हम लोग इनको पहचानेंगे कैसे, इनकी खासियत क्या होगी, कुछ तो कुछ खासियत होगी। जी हाँ बिल्कुल, खासियत है, जैसे मान लीजिए आपको नॉर्मल अगर आदमी को देखते हैं तो आदमी नॉर्मल धोती पजामा कुर्ता में ऐसे ही दिखेगा, लेकिन आपको सबसे पहचानने का तरीका है, औरतों को देखिए, औरतों को देखेंगे तो औरतों में खास बात ये देखने को मिलती है कि यहाँ की जो औरतें क्या करती हैं, चोटी बांधती हैं। ठीक, तो आप लोग चोटी जैसे जानते हैं, चोटी आपका कैसे होता है, तो चोटी आपको कुछ इस तरीके से बांधी जाती है चोटी। ठीक, तो इस तरीके से वहाँ की औरतें क्या करती हैं, चोटी बांधती हैं, और वो लोग गोदना की बहुत ही शौकीन होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गुदवाई होती हैं। ऐसे देख के आप लोग पहचान सकते हैं कि थारू जनजाति के कहीं ना कहीं निवास करने वाले हैं। तो इन लोगों की मुख्य विशेषता क्या है, तो हम लोग इन लोगों की विशेषता की बात कर दें,
क्या बात करें विशेषता की, तो विशेषता यह कि यहाँ की जो औरतें होती हैं वो चोटी बांधती हैं, अर्थात लंबी चोटी बांधती हैं। क्या करती हैं? लंबी चोटी बांधती हैं और साथ साथ लंबी चोटी के साथ साथ क्या करती हैं, ये लोग गोदना की शौकीन होती हैं, अर्थात गोदना बनवाती हैं। अर्थात गोदना मतलब लंबी चोटी हमने इस तरह बताया, तो गोदना क्या करती है, ये लोग गोदना बनवाती हैं, गोदना बनवाती है। ठीक, ये तो राय की कुछ खास बात है। ठीक, अब इसमें हम लोग कुछ और भी चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ये भी जान गए कि लंबी चोटी बांधती हैं लोग, इसी पहचान मतलब ऐसे आप लोग गोदना उदना देख के आप लोग पहचान सकते हैं। और ये जो होती है व्यवस्था ओनली पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक होती है, संयुक्त परिवार में लोग रहना पसंद करते हैं। ठीक, अब मान संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं तो संयुक्त परिवार बनेगा कैसे? शादी विवाह तो होता होगा, तो शादी विवाह का इन लोगों का क्या क्रम है, किस हिसाब से शादी व्यवस्था होती है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। विवाह की व्यवस्था इसमें कैसे चलती है, कौन सी विवाह व्यवस्था? तो हम लोग अगर विवाह व्यवस्था बात करें थारू जनजातियों की, तो थारू जनजाति में जो विवाह व्यवस्था होती है वो थारू जनजाति की विवाह व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं तो वो भी एक तरीके से नॉर्मल होती है, अर्थात इन लोगों में दहेज नहीं लिया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? दहेज। थारू जनजातियों में विवाह व्यवस्था में दहेज नहीं लिया जाता है। ठीक, और साथ ही साथ बदला विवाह होता है। कौन सा विवाह होता है? बदला विवाह होता है। कौन सा विवाह? बदला विवाह। ठीक, बदला विवाह। और क्या होता है इसमें? दहेज नहीं लिया जाता है, दहेज नहीं लिया जाता है, दहेज नहीं लिया जाता है। ठीक, अब देखिए आप लोग को यहाँ पे समझ थोड़ा सा परेशान होंगे, बदला विवाह क्या होता है? बदला विवाह का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक घर है ये, ठीक, एक घर ये है, एक घर ये है। ठीक, तो इस घर में से कोई लड़की विवाह करके इधर जाती है। ठीक, तो इस घर में से भी एक लड़की विवाह करके इस घर में आएगी, इसको बोलते हैं बदला विवाह। ठीक, अर्थात इसकी बहन की शादी इसके बहन से, इसके बहन की शादी इसके बहन से, अर्थात इसकी लड़की की शादी इसके लड़के से, इसकी लड़की की शादी इसके लड़के से। मतलब इस लोग क्या करते हैं आपस में ही बदला विवाह, मतलब आप एक घर में ही एक को भेजेंगे एक को लेके आएंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग बदला विवाह। तो ये बदला विवाह का प्रारूप आपको थारू जनजाति में देखने को मिलती है। और ये लोग दहेज को भी वैल्यू नहीं देते हैं, तब दहेज वगैरह भी नहीं लेते हैं। ठीक, तो ये रही कुछ छोटी जानकारी। इसमें और भी क्या पूछता है, और क्वेश्चन ये पूछता है कि मान लीजिए कि थारू जनजाति तो इस तरीके से निवास करती है और इसमें ये खासियत है। अब मान लीजिए पूजा पाठ भी तो ये लोग करते होंगे, शादी हो गया, विवाह हो गया, इन लोगों के रहन सहन की बातें हो गई। अब पूजा पाठ की भी चर्चा कर लेते हैं, किस देवी देवता को मानते हैं, कौन से धर्म को मानते हैं। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं धर्म की। किसकी बात करते हैं? धर्म की, कि थारू जनजाति किस धर्म को मानती है। तो हम लोग बता दें कि थारू जनजाति भी हिंदू धर्म को मानती है। किस धर्म को मानती है? हिंदू धर्म को मानती है थारू जनजाति। किस धर्म को? तो हम लोग इधर लिख देते हैं धर्म की। किसकी बात करते हैं हम लोग? धर्म की बात करते हैं। तो इन लोगों का भी धर्म है हिंदू। कौन सा धर्म को मानते हैं ये लोग? तो हिंदू धर्म को मानती हैं थारू जनजाति। अब जब हिंदू धर्म को मानेंगे तो हिंदू धर्म के त्यौहार मनाएंगे, हिंदू धर्म के रीति रिवाज से रहेंगे। ठीक, तो हिंदू धर्म में त्यौहार, रीति रिवाज और देवी देवताओं की लोग पूजा करेंगे, सभी चीज़ करेंगे। लेकिन अब उसमें से भी कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट होगा जिस देवी देवता की लोग पूजा करते हो। जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इसी में से किसी लोग हनुमान जी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कोई शंकर भगवान को वैल्यू देता है, कोई किसी और को वैल्यू देता है। मतलब कुछ ना कुछ करके सब लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग वैल्यू देते हैं। तो ये लोग भी हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन इन लोग सर्वाधिक वैल्यू किसको देते हैं? अर्थात इन लोग की मतलब मुख्य देवी कौन सी हैं? तो मुख्य देवी या फिर देवता की बात कर लें तो इन लोग की मुख्य देवता नहीं है, मुख्य देवी हैं। कौन सी हैं? मुख्य देवी। वो मुख्य देवी कौन है? तो ये लोग मुख्य देवी के तौर पे काली को मानते हैं। किसको मानते हैं? काली को मानते हैं। माँ काली को ये लोग, काली देवी को ये लोग मुख्य देवी के तौर पे मानते हैं और उन्हीं की पूजा वगैरह करते हैं। ठीक, इनमें एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट देखी जाती है और वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कंपलसरी है। वो ये जो थारू जनजाति है, ये थारू जनजाति धार्मिक में तो सब कुछ हिंदू के रीति रिवाज से करती है, लेकिन हिंदू का एक त्यौहार होता है दिवाली, जिसपे सब लोग पटाखे फोड़ते हैं, दिए जलाते हैं। उसी दिवाली के दिन ये लोग शौक के तौर पे मनाते हैं। अर्थात ये लोग दिवाली को क्या करते हैं? दिवाली को शौक के तौर पे
मनाते हैं। दिवाली को क्या करते हैं, दिवाली को शोक मनाते हैं ये लोग। बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि थारू जनजाति ऐसी है जो दिवाली को शोक मनाती है। क्या करती है, दिवाली को शोक मनाती है। ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि दिवाली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो दिवाली को शोक के रूप में आपकी थारू जनजाति मनाती है दिवाली को शोक के रूप में। ठीक, तो हमने क्या बताया, सब इन लोगों का निवास लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, जो ऊपर का तराई एरिया है, तराई एरिया होने के कारण इन लोगों का मुख्य भोजन आपका चावल हो जाता है। किरात वंशज से ये लोग विकसित हुए हैं। हिंदू धर्म को भी ये लोग मानते हैं। शादी विवाह की जो प्रथा है वो क्या है, बदला विवाह, इसमें दहेज नहीं लिया जाता है। और हमने क्या बात किया कि हिंदू को मानते हैं तो मुख्य देवी काली है। ये लोग दिवाली को शोक के तौर पर मनाते हैं। और पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त परिवार है और मातृ सत्तात्मक है। ठीक, इसमें और भी क्वेश्चन पूछता है। एक इन लोगों के मान जी तो हो गया इन लोगों के देवी देवता, पूजा पाठ, रहन सहन, खान पान की बात। अब इन लोगों के नॉलेज की बात हम लोग कर लेते हैं। तो इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए एक विश्वविद्यालय खोला गया है लखीमपुर में। अर्थात थारू के लिए विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, तो थारू के लिए विश्वविद्यालय की बात कर दें हम लोग, किसकी बात कर दें, विश्वविद्यालय की बात कर दें थारू के लिए, तो इन लोगों के लिए विश्वविद्यालय खोला गया आपका लखीमपुर में। कहाँ खोला गया है, लखीमपुर खीरी में विश्वविद्यालय आपका खोला गया थारुओं के लिए। ठीक, अब इन लोगों के लिए थारू दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा थारू दिवस, वो कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को थारू दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात थारू दिवस की हम लोग बात करते हैं तो थारू दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है थारू दिवस। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि ये घोषणा कब से हुई कि 2 अक्टूबर को थारू दिवस मनाया जाएगा, तो घोषणा हुई थी 1980 में। कब घोषणा हुई थी, 1980 में घोषणा हुई थी कि 2 अक्टूबर को अब से क्या होगा, थारू दिवस मनाया जाएगा। तथा 2 अक्टूबर 1980 से क्या हम लोग मनाते हैं, थारू दिवस मनाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। थारू के बारे में क्या बताया, ये निवास स्थान बताया लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ऊपर के जो तराई एरिया उन लोग वहाँ पे लोग क्या थारू निवास करते हैं। मुख्य भोजन चावल है। किरात के वंशज ये लोग संयुक्त परिवार अर्थात मातृ सत्तात्मक व्यवस्था इन लोग परिवार में सबसे लंबी, मतलब इन लोग को खास बात क्या है, लंबी चोटी, गोधन उधन कुछ बातें। ये लोग विवाह पर था, बाल विवाह, लेकिन दहेज नहीं लिया जाता है। अब हम लोग धर्म की बात करते तो ये लोग भी हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन उसमें हिंदू धर्म में भी मुख्य देवी काली को मानते हैं। ठीक, और दिवाली को यही एक जैसी जनजाति है जो शोक के तौर पे मनाती है। इनके लिए विश्वविद्यालय लखीमपुर खीरी में खोला गया है। 2 अक्टूबर को थारू जनजाति मनाने की घोषणा की गई 1980 से। ठीक, तो ये रहा थारू के बारे में। अब लोग थारू के बाद अगले जनजाति की चर्चा करेंगे, जो है हमारा बुक्सा जनजाति या फिर बोक्सा जनजाति। ठीक, तो हम लोग इसको मिटा के बुक्सा जनजाति या फिर बोक्सा जनजाति की चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे मोस्ट पॉइंट आप लोग ये रखिएगा कि ये दिवाली को शौक के तौर पर मनाते हैं आपके थारू जनजाति। ठीक, तो हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जनजाति की चर्चा करेंगे, जो है आपकी बुक्सा जनजाति, बुक्सा या फिर बोक्सा जनजाति। किस जनजाति की हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे बुक्सा जनजाति की। किसकी, बुक्सा या फिर आप लोग भोक्सा भी कह सकते हैं, बुक्सा या फिर भोक्सा जनजाति की। ठीक, अब हम लोग बुक्सा या फिर भोक्सा जनजाति में क्या खास है, इसकी बात में बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निवास की बात कर लेते हैं। बुक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो बुक्सा जनजाति के निवास की बात करें तो बुक्सा जनजाति आपकी निवास करती है बिजनौर में। कहाँ पे, बिजनौर में आपकी बुक्सा जनजाति निवास करती है, बिजनौर में। ठीक, आप लोग ध्यान रखिएगा, बुक्सा जनजाति का निवास है बिजनौर में। अब इन लोग की भोजन की बात कर लें, खान पीन की क्या व्यवस्था है, तो भोजन में ये लोग सबसे ज़्यादा ग्रहण करते हैं। चूँकि ये भी बिजनौर भी आपका तराई क्षेत्र में ही आता है, तो ये लोग भी सबसे ज़्यादा समझ लीजिए कि चावल का उपयोग करेंगे। लेकिन चावल के साथ साथ ये लोग मछली का भी उपयोग करते हैं। कौन सी, बुक्सा जनजाति, किसका, मछली का। ये लोग अपने खान पान में चावल के साथ मछली का उपयोग करते हैं। ठीक, तो निवास इन लोगों का बिजनौर है। इन लोगों के भोजन की बात करते हैं हम लोग, तो भोजन क्या है इन लोगों का, भोजन है चावल प्लस मछली, मतलब चावल के साथ ये लोग मछली खाना पसंद करते हैं। अब जब चावल खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, तो भाई साहब दारू तो बिल्कुल चलता है। तो चावल, मछली और पेय पदार्थ के रूप में ये लोग मदिरा का सेवन करते हैं। पेय पदार्थ के रूप में
मदिरा का सेवन करते हैं, अर्थात पीने के तौर पे मदिरा का सेवन करते हैं, ठीक। लेकिन ये मांस वगैरह तो खाते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत ही खास विशेषता देखी जाती है, वो ये कि ये कभी बंदर, गाय या मोर का मांस नहीं खा सकते। क्या नहीं कर सकते? बंदर, गाय, मोर का मांस कभी नहीं खा सकते। इनकी खास विशेषता है कि भोजन में कभी भी बंदर, गाय और मोर के मांस को कभी नहीं खा सकते। मोर के मांस को कभी नहीं खा सकते। मोर के मांस को कभी नहीं खाते हैं। इनकी ये विशेषता है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपकी बुक्सा जनजाति है वो बंदर, गाय या फिर मोर के मांस को कभी नहीं खा सकती, ठीक। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो बुक्सा जनजाति है ये किस वंशज की जनजाति है, अर्थात किस वंशज से विकसित हुई है। तो ये विकसित हुई है आपकी, इसकी वंशज की बात कर लें तो बुक्सा जनजाति की वंशज जो है, ये बुक्सा जनजाति की वंशज है पतवार राजपूतों की। किसकी वंशज है? तो ये वंशज है पतवार राजपूतों की वंशज है। पतवार राजपूतों की वंशज है आपकी बुक्सा जनजाति पतवार राजपूतों की वंशज है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसमें और भी क्वेश्चन पूछ लेता है, मान तो निवास हो गया, भोजन हो गया और आपका वंशज हो गया। अब जब आप वंशज जान गए तो इनके हम लोग बात करते हैं पारिवारिक व्यवस्था में, मतलब पारिवारिक व्यवस्था में क्या क्या प्रक्रिया होती है और किस तरीके से लोग रहना पसंद करते हैं। तो इनके भी पारिवारिक व्यवस्था में सेम आपकी थारू जनजाति की तरह संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा, थारू जनजाति में अपनी जो पारिवारिक व्यवस्था थी वो मातृसत्तात्मक होती थी, लेकिन यहाँ पे आपके बुक्सा जनजाति में पितृसत्तात्मक होती है, अर्थात यहाँ पे पिता को वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है। थारू में माता को वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है, यहाँ पे पिता को वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं, तो हम लोग बात करते हैं हम लोग इसकी पारिवारिक व्यवस्था की, अर्थात पारिवारिक व्यवस्था की बात करते हैं। तो पारिवारिक व्यवस्था कैसे लोग रहना पसंद करते हैं? तो संयुक्त परिवार में रहना ये लोग क्या करते हैं? पसंद करते हैं। क्या करते हैं? संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। और यहाँ पे जो पारिवारिक व्यवस्था है वो किस हिसाब से है? तो यहाँ पे पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। कौन सी सत्तात्मक व्यवस्था है? का पितृसत्तात्मक व्यवस्था है आपका, कहाँ पे? आपकी बुक्सा जनजाति में, अर्थात यहाँ पे पिता को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, न कि माँ को, ठीक। लेकिन थारू में माँ को दिया जाता था। एक बात इसमें और भी बात करते हैं कि यहाँ पे जो आपके वर्ण व्यवस्था है वो किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, अर्थात समाज व्यवस्था की बात कर लें तो समाज व्यवस्था किस तरीके से है। तो हम लोग बात करते हैं समाज व्यवस्था की। समाज व्यवस्था की बात करते हैं तो ये जो बुक्सा जनजाति है, तो बुक्सा जनजाति के हम लोग बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। तो इसमें सामाजिक व्यवस्था स्तरीकरण के रूप में होती है। किसमें? स्तरीकरण के रूप में होती है आपकी सामाजिक व्यवस्था। आप लोग सोचेंगे स्तरीकरण क्या होता है? स्तरीकरण का मतलब होता है एक के नीचे एक मतलब एक बड़ी जनजाति, उससे एक छोटी जनजाति, फिर उससे छोटी जनजाति, अर्थात सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है आपकी ब्राह्मण। कौन सी हो जाती है? तो ब्राह्मण सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है, ठीक। ब्राह्मण से छोटी आपकी हो जाती है क्षत्रिय हो जाएगा। ब्राह्मण के बाद आपका क्षत्रिय, और क्षत्रिय से छोटा आपका अहिर। क्षत्रिय से छोटा आपका अहिर। तो ये हो जाती है आपकी क्या? समाज व्यवस्था, मतलब एक हायरार्की के रूप में सबसे ऊपर आपके पांडे जी लोग रहेंगे, पंडित जी लोग पूजा पाठ कराएंगे, पंडित जी से नीचे आपके क्षत्रिय लोग रहेंगे, क्षत्रिय से नीचे आपके यादव लोग रहेंगे। मतलब इसी तरीके से जो भी व्यवस्था बनती है। तो इसमें कौन सी व्यवस्था देखने को मिलती है? तो स्तरीकरण व्यवस्था देखने को मिलती है आपकी बुक्सा जनजाति में। अच्छा, बुक्सा जनजाति में एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि बुक्सा जनजाति के जो आप लोग पहचान करेंगे, मतलब कैसे पहचानेंगे कि बुक्सा जनजाति में क्या खासियत है, अर्थात इसकी पहचान की बात कर दें तो यहाँ पे जो औरतें होती हैं, जैसे हम लोग उसमें बताया था कि औरतें क्या करती, चोटी बांधती हैं, लेकिन यहाँ पे औरतें क्या करती हैं? यहाँ पे औरतें जूड़ा बांधती हैं, गोल गोल और लंबी लंबी। अर्थात यहाँ पे हम लोग बात कर दें किसकी? परिधान की बात कर दें हम लोग, इसकी किसकी? परिधान या फिर
पहचान की अगर हम लोग बात कर दें तो परिधान या फिर पहचान में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि औरतें जो होती हैं वो मेवाड़ी राजपूतानों की महिलाओं की तरह क्या करती हैं, बड़ी बड़ी जुड़ा बांधती हैं। अर्थात मेवाड़ी राजपूतानों की तरह मेवाड़ी राजपूतानों की तरह ऊंचा जूड़ा बांधती, क्या करती हैं, ऊंचा जूड़ा बांधती हैं। ठीक, किसकी तरह, ऊंचा जूड़ा बांधती हैं। मेवाती राजपूतानों घराने की औरतें जिस तरह जूड़ा बांधती हैं वैसे ही आपके बुक्सा जनजाति की औरतें भी क्या करती हैं, जूड़ा बांधती हैं। ठीक, भोजन हम लोग बताए थे कि चावल और मछली इन लोग का मुख्य भोजन होता है। पेय पदार्थ के रूप में ये लोग मदिरा का उपयोग करते हैं। वंशज आप ये पतवार राजपूतानों की वंशज से विकसित हुए हैं। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, इसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था होता है वो प्रशासनिक व्यवस्था किस आधार पे होता है। तो प्रशासनिक व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं, इसकी बात करते हैं हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था की। किसकी बात कर लेते हैं, नीचे आपको दिखेगा, चलिए प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था में हम लोग देखेंगे, इसमें प्रशासनिक व्यवस्था में जो होता है वो आपका बिरादरी पंचायत होती है। प्रशासनिक व्यवस्था में बिरादरी पंचायत होती है, अर्थात हर एक बिरादर की अपनी पंचायत होती है। इसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था में क्या होती है, बिरादरी पंचायत होती है। क्या होती है, बिरादरी पंचायत होती है। बिरादरी पंचायत का मतलब कि जिस बिरादर का उसका सरपंच उसी बिरादर का होगा, मतलब कोई दूसरा उसमें पंचायती करने नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, बिरादरी पंचायती है, मतलब एक जाति के लोग अपने ही में सुलझा समझौता कर सकते हैं। उसमें भी कई सारे पोस्ट बनाए गए हैं। तो उन पदों की हम लोग बात कर लें, कौन कौन से पद हैं। तो उसमें हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था में पद की बात कर लें तो सबसे पहला आपका पद होता है तखत, उसके बाद मुंशी, उसके बाद दरोगा, उसके बाद सिपाही। सबसे पहला पद क्या होता है आपका, तखत होता है। तखत सबसे बड़ा होता है, तखत से छोटा होता है आपका मुंशी, तखत से छोटा है आपका मुंशी, मुंशी से छोटा आपका होता है दरोगा, मुंशी से छोटा दरोगा, और दरोगा से छोटा आपका सिपाही। ठीक, दरोगा से छोटा सिपाही। तो ये आपकी प्रशासनिक व्यवस्था में पदों का क्रम होता है। तखत सबसे मुख्य पद होता है, उसके बाद मुंशी, मुंशी के बाद दरोगा, दरोगा के बाद सिपाही। लेकिन एक बात और भी इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके पद जो दे रहे हैं ये पद वंशानुक्रम होता है, अर्थात जैसे ये वंश के हिसाब से, मतलब तखत जो है तो तखत का लड़का तखत ही बनेगा, मुंशी का लड़का मुंशी ही बनेगा, दरोगा का लड़का दरोगा ही बनेगा। मतलब ये पूरी जो व्यवस्था है वो वंशानुक्रम व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है, वंशानुक्रम व्यवस्था पर आधारित है, मतलब वंश के हिसाब से ये सारी व्यवस्था डिवाइड की जाती है। ठीक, इसमें एक चीज़ और भी हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो विवाह व्यवस्था है वो विवाह व्यवस्था कैसे होती है। तो इसमें विवाह व्यवस्था जो होती है अनुलोम प्रतिलोम विवाह व्यवस्था होती है। कैसे, अनुलोम, बुक्सा जनजाति में विवाह व्यवस्था की हम लोग बात कर लें तो विवाह व्यवस्था क्या होती है, तो विवाह व्यवस्था अनुलोम और प्रतिलोम होते। ठीक, अब अनुलोम प्रतिलोम आप सोचेंगे क्या होता है। अनुलोम प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि बड़ी जाति की लड़की, जैसे अनुलोम का मतलब ये होता है कि बड़ी जाति की लड़की छोटी जाति के लड़के से शादी कर सकती है, उसको हम बोलते हैं अनुलोम। प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि छोटी जाति की लड़की बड़ी जाति के लड़के से शादी कर सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम। मतलब अनुलोम विलोम का मतलब ये होता है कि छोटी जाति की लड़की बड़ी जाति के लड़के से शादी कर सकती है, या फिर बड़ी जाति की लड़की छोटी जाति के लड़के से शादी कर सकती है, इसको हम लोग बोलते हैं अनुलोम प्रतिलोम विवाह। इसमें एक व्यवस्था और भी देखी जाती है विवाह के तौर पे, तो वो होता है आपका समझौता विवाह। कौन सा होता है, समझौता विवाह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समझौता विवाह या फिर संबंध विवाह। क्या बोलते हैं हम लोग, संबंध विवाह। अब ये संबंध विवाह क्या होता है, एक मतलब संबंध विवाह फिर समझौता विवाह वो होता है कि हम मतलब लड़की और फिर लड़के में आपसी समझौता होता है, और वो समझौता जब तक है तब तक ठीक है, वरना वो जब चाहे अपना समझौता तोड़ के शादी को
तोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये होता है समझौता विवाह, मतलब जब तक वो लोग आपस में संतुष्ट है तब तक उन लोगों का शादी बरकरार है, वरना वो जब चाहे तो आपसी समझौते के तौर पे अलग हो सकते हैं। तो ये बुक्सा जनजाति में ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक, अब हम लोग बुक्सा जनजाति में और भी कुछ चीज़ों की बात कर लें तो वो आपकी बच जाती है धर्म की। क्या बच जाती है? धर्म की। तो हम लोग बुक्सा जनजाति के धर्म की बात करते हैं तो बुक्सा जनजाति भी हिंदू धर्म को मानती है। क्या करती है? हिंदू धर्म को मानती है। अब जब हिंदू धर्म को मानेगी तो रीति रिवाज पूजा पाठ भी हिंदू की होगी, मतलब हिंदू के रिवाज हिंदू के हिसाब से होगी, अर्थात जो रीति रिवाज पूजा पाठ हिंदू करते होंगे वो बुक्सा जनजाति भी करती होगी। लेकिन हो सकता है कि इसमें जो पूजा पाठ की जो देवी देवता हैं वो चेंज हो जाए। तो ये लोग पूजा पाठ में किस देवी देवता को उपयोग मतलब किस देवी देवता को मुख्य रूप से मानते हैं? तो बुक्सा जनजाति की मुख्य देवी की बात कर दें तो इनकी मुख्य देवी हैं आपकी पुर की चामुंड देवी। कौन सी है? तो वो है काशीपुर की चामुंड देवी हैं आपकी। काशीपुर की चामुंड देवी हैं आपकी इन लोगों की मुख्य देवी। काशीपुर की चामुंड देवी मुख्य देवी के रूप में है बुक्सा जनजाति की। ठीक, तो ये रहा कुछ बुक्सा जनजाति के बारे में। जैसे कि हमने बताया बुक्सा जनजाति बिजनौर में निवास करती है, भोजन चावल मछली और पेय पदार्थ के रूप में मदिरा का भोजन करती है। लेकिन ये लोग कभी भी गाय मोर और आपकी वो बंदर के मांस को नहीं खा सकते। ठीक, इन लोग किस वंशज से हैं? तो पतवार राजपूतों के वंशज से ये बुक्सा जनजाति विकसित हुई है। क्योंकि पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त परिवार और पितृ सत्तात्मक व्यवस्था होती है बुक्सा परिवार के। ठीक, और क्वेश्चन समाज व्यवस्था इसमें स्तरीकरण होता है, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय और अहिर ऐसे करके मतलब एक स्तर वाइज बटा होता है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, ब्राह्मण से नीचे क्षत्रिय, क्षत्रिय से नीचे और भी जनजातियाँ आती हैं। ठीक, और इसमें जो परिधान या फिर पहचान होता है, आप कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ की जो औरतें होती हैं वो मेवाती राजपूताना की घराने की जिस तरह औरतें अपना बड़ा बड़ा ऊपर जैसे जुड़ा बांधती हैं, वैसे यहाँ की भी औरतें क्या करती हैं? जुड़ा बांधती हैं। आप लोग ऐसे पहचान सकते हैं। ठीक, और इसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था होता है वो क्या होता है? बिरादरी जाति के हिसाब से होता है, मतलब कि जिस जाति में विवाद हो उसी जाति का आदमी आके उसको सुलझाएगा समझाएगा। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर रखी होती है, पद होते हैं, जिसमें सबसे पहला पद आपको तखत, तखत के बाद मुंशी, तखत से नीचे मुंशी, मुंशी से नीचे दरोगा, दरोगा से नीचे आपकी सिपाही। तो ऐसे पोस्ट बना दिया गया है क्या करने के लिए? प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए। ठीक, अगर हम लोग धर्म की बात करते हैं तो धर्म में ये लोग भी हिंदू धर्म को मानते हैं। तो जब हिंदू धर्म को मानेंगे तो रीति रिवाज पूजा पाठ भी हिंदू का होगा। लेकिन मुख्य देवी इन लोग कौन आती हैं? तो मुख्य देवी आपकी काशीपुर की चामुंडी देवी हो जाती है। इन लोग की मुख्य देवी काशीपुर की चामुंडी देवी। ठीक, अगर हम लोग विवाह व्यवस्था की बात करते हैं तो बुक्सा जनजाति में विवाह व्यवस्था अनुलोम विलोम के तौर पे होता है। अनुलोम विलोम का मतलब उच्च जाति का विवाह निम्न जाति में भी हो सकता है, निम्न जाति का विवाह उच्च जाति में भी हो सकता है। साथ ही साथ जो विवाह होता है वो समझौते के तौर पे होता है, अर्थात जब तक ये लोग चाहें आपस में समझौता बना के रह सकते हैं, जब चाहें तब समझौता को खारिज करके अलग हो सकते हैं। तो ये रही बात कुछ बुक्सा जनजाति की। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे और 2-3 जनजाति और भी है, छोटे छोटे टॉपिक्स, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन ये 2 जनजाति आप लोग ध्यान रखिएगा, एक हमने बताया थारू जनजाति और एक बताया हमने बुक्सा जनजाति। ठीक, तो इन दोनों में कंपेयर करके आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोग जल्दी क्लियर कर पाएंगे। जैसे बुक्सा जनजाति हमने बताया वो मातृ सत्तात्मक, सॉरी थारू जनजाति मातृ सत्तात्मक है, बुक्सा जनजाति आपकी पितृ सत्तात्मक है। ठीक, थारू जनजाति में सिर्फ चावल, मतलब चावल को लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो ये चावल के साथ मछली का भी उपयोग करते हैं। कौन सी? बुक्सा जनजाति वाले। थारू जनजाति में जो आपकी विवाह प्रक्रिया थी वो कैसी थी? तो वो विवाह प्रक्रिया आपकी जो थारू जनजाति की थी तो वो क्या था? अदला बदली वाला विवाह था। इसमें अनुलोम प्रतिलोम का विवाह है। तो इस तरीके से आप कंपेयर करके करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक, हम लोग अगले जनजाति की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब हम लोग अगली जनजाति खरवार जनजाति की चर्चा करते हैं। कौन सी जनजाति? खरवार जनजाति। अगली जनजाति कौन सी हमारी? तो अगली जनजाति है खरवार जनजाति। खरवार जनजाति की चर्चा करेंगे। ठीक, तो खरवार जनजाति की निवास स्थान की बात कर दें कि खरवार जनजाति निवास कहाँ करती है? तो खरवार जनजाति की निवास की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, निवास स्थान है मिर्जापुर, मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद आपका सोनभद्र, मिर्जापुर के बाद सोनभद्र, सोनभद्र के बाद आपका बलिया, बलिया के बाद आपका देवरिया, बलिया के बाद देवरिया, देवरिया के बाद आपका
गाजीपुर। ठीक, तीन लोगों का निवास है सोनभद्र, मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया, देवरिया और गाजीपुर में ये लोग क्या करते हैं, आपके अगले जो हमारी खरवार जनजाति है वो निवास करते हैं। तो निवास स्थान पूछे खरवार जनजाति की, तो मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, गाजीपुर। ठीक, इसमें खास बात ये होती है कि ये जो वंशज की बात कर रहे हैं तो ये लोग अपने आप को सूर्यवंशी का वंशज मानते हैं। अर्थात जो खरवार जो जनजाति होती है इनके वंशज की बात कर दें तो ये लोग क्या करते हैं, सूर्यवंशी को अपने आप को सूर्यवंशी का वंशज मानते हैं। क्या मानते हैं, सूर्यवंशी का वंशज ये लोग क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक, कौन सी जनजाति, खरवार जनजाति। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और भी देखी जाती है कि जो मान सूर्यवंशी का वंशज मानते हैं तो धर्म किस धर्म को मानते हैं। अगर हम लोग धर्म की बात कर दें कि ये लोग किस धर्म को मानते हैं तो ये लोग भी आपकी हिंदू धर्म को ही मानते हैं। किसको, हिंदू धर्म को मानते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में जैसे आपने पहले बताया कि हिंदू धर्म को मानते हैं तो रीति रिवाज सब कुछ हिंदू धर्म के हिसाब से होती होगी, लेकिन कुछ देवी देवता इन लोगों के मुख्य होंगे। तो मुख्य हम लोग मुख्य उसकी बात कर दें, मुख्य देवता की बात कर दें तो इन लोगों का मुख्य देवता है, मुख्य देवता की बात कर दें तो ये लोग मुख्य रूप से दुल्हा देव की पूजा करते हैं। कौन सी एक भगवान है इन लोगों के, दुल्हा देव। कौन सा, दुल्हा देव। तो ये लोग मुख्य रूप से दुल्हा देव की पूजा करते हैं। वो शादी वाला दुल्हा आप लोग मत समझिएगा, ये दुल्हा देव के भगवान है, उनकी पूजा करते हैं मुख्य रूप से। कौन से, आपके खरवार जनजाति की। और इन लोग बसंत पूजा की भी बहुत ज़्यादा ये लोग मुख्य मुख्य पूजा में इन लोग देखा जाए तो मुख्य पूजा में लोग बसंत पूजा को भी वैल्यू देते हैं। अगर पूजा की बात कर जाए इन लोग का तो बसंत पूजा को भी मुख्य तौर पे लोग मनाते हैं आपकी खरवार जनजाति। इनमें एक खरवार जनजाति में एक सबसे अच्छी विशेषता ये देखी जाती है कि इन लोगों का जो नृत्य होता है, अर्थात जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नृत्य इन लोगों का है वो कर्मा। अर्थात जो सब खरवार जनजाति है, खरवार जनजाति के नृत्य की बात करें तो खरवार जनजाति अपने नृत्य से ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ पे कौन सा नृत्य होता है, यहाँ पे आपकी कर्मा नृत्य होता है। और ये बात आप लोग पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा के लिए नोट रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि कर्मा नृत्य किस जनजाति का है, तो कर्मा नृत्य आपकी खरवार जनजाति का है, कर्मा नृत्य। ठीक, बाकी सब पूछे या ना पूछे ये तो जरूर पूछता है कि कर्मा नृत्य किस जनजाति का है, तो कर्मा नृत्य आपकी खरवार जनजाति का है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी जनजाति दुल्हा देव की पूजा करती है, तो आपकी खरवार जनजाति दुल्हा देव की पूजा करती है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ, मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, गाजीपुर आदि में निवास करती है। सूर्यवंशी मानती है अपने आप को, कहती है कि हम सूर्यवंशी का वंशज हैं। ठीक, और भी क्या, हिंदू को देवता पूजा करती है दुल्हा देव की, और बसंत पूजा भी ये लोग क्या करते हैं। इनका मुख्य रूप मतलब मुख्य नृत्य की बात करें तो कर्मा है। एक जनजाति हमारी और आती है, इसको हम लोग मिटा के फिर उसको हम लोग समझ लेते हैं। एक जनजाति आती है हमारी महागीर जनजाति। कौन सी, महागीर जनजाति आपकी आती है, महागीर जनजाति आपकी। अगली जनजाति आ जाती है महागीर जनजाति। ठीक, तो महागीर जनजाति की बात करें हम लोग तो महागीर जनजाति की अगर हम लोग बात करें निवास स्थान की तो महागीर जनजाति भी आपकी कहाँ निवास करती है, तो महागीर जनजाति भी आपकी बिजनौर में निवास करती है। कहाँ पे, बिजनौर में। अभी हमने पीछे आपको बताया बिजनौर में एक और जनजाति निवास करती है, वो कौन सी थी, तो बिजनौर में एक और जनजाति निवास करती थी आपकी बुक्सा। बुक्सा जनजाति का क्या खास था कि बुक्सा जनजाति मतलब चावल और मछली का भोजन करती थी, अर्थात चावल और मछली उन लोगों का मुख्य भोजन था। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि मान लो चावल तो उगा लेते थे लेकिन मछली कहाँ से लाते थे, अर्थात मछली उन लोग पकड़ के कौन देता था, तो उसी बिजनौर में निवास करने वाली अगली जनजाति आपकी थी महागीर जनजाति, जिनका क्या था, व्यवसाय मछली पकड़ना। अर्थात इनका व्यवसाय की हम लोग बात कर दें तो इनका व्यवसाय था आपका मछली पकड़ना। क्या व्यवसाय था, मछली पकड़ना। अर्थात यही लोग मछली पकड़ते थे, तब जाके आपकी बुक्सा जनजाति चावल और मछली का सेवन करती थी। ठीक, अब ये लोग बात करते हैं महागीर जनजाति। जैसे हम लोग ये भी इससे पहले हमने थारू जनजाति पढ़ा, वो भी हिंदू धर्म को मानती थी। बुक्सा जनजाति पढ़ा, वो भी हिंदू धर्म को मानती थी। खरवार जनजाति पढ़ा, वो भी हिंदू धर्म को मानती थी। लेकिन जो महागीर जनजाति है ये इस्लाम धर्म को मानती है। अर्थात इसकी धर्म की बात करते हैं हम लोग तो धर्म ये लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। किसको, इस्लाम धर्म को
वैल्यू देते हैं आपकी कौन सी जनजाति, महागीर जनजाति। तो इस तरीके से बहुत जनजाति, जैसे हमने बताया कि 12 या फिर 15 जनजातियों की चर्चा देखने को मिलती है। तो ऐसा हम लोग सबको पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी भी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, याद भी नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग उतने की चर्चा करेंगे जो हमारे मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपलसरी है, वही चर्चा करेंगे और वही देखेंगे। जैसे हमने बताया कि कौन सी जनजाति आपकी दिवाली को शोक में मनाती है, तो थारू जनजाति दिवाली को शोक के तौर पे मनाती है। बदला विवाह किस में होता है, तो बदला विवाह आपकी थारू जनजाति में होता है। आपके अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस में होता है, तो अनुलोम प्रतिलोम आपकी बुक्सा जनजाति में होता है। ठीक, उसके बाद हमने बताया ये कर्मा नृत्य कहाँ के रहता है, तो कर्मा नृत्य मतलब कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो कर्मा नृत्य आपकी खरवार जनजाति करती है। ठीक, तो ऐसा ही मेन टॉपिक जो है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोग नोट करके रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और हमेशा पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग चूकिएगा मत। ठीक, हमारा यही उम्मीद है, मतलब हमारी यही कोशिश है कि मेन से मेन टॉपिक को, मेन से मेन पॉइंट को कम समय में बेहतर से बेहतर समझाया जा सके और बताया जा सके। बहुत ज़्यादा समय न गंवाते हुए आज की वीडियो को भी हम यहीं पे करते हैं द एंड, और आपके लिए आपसे लेते हैं विदा। आज के लिए धन्यवाद।